इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, 21,000 के आसपास जो भी भर्तियां हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में हुए प्रश्नों को घटना चक्र के सामने रख कर हम लोग देख सकते हैं और देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 में जो भी क्या हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे बनने की संभावना होती है। तो चलिए क्वेश्चन वाइज हम लोग बात करेंगे समय न गंवाते हुए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बेकिंग सोडा। ध्यान देंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या होता है जी? तो बेकिंग सोडा है क्या? तो ये बाइकार्बोनेट है। क्या है दोस्तों? ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसको चलिए डिस्कशन कुछ देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। यानी बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में और सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में, अग्निशामक में इत्यादि में भी किया जाता है। तो इसको देखते चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना थी? तो दोस्तों, तो ये साक्षरता दर थी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना थी दोस्तों? तो ये 73% था। कितना? 73%। तो इसमें इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना थी? तो 73% थी। लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है। अब आगे बात करते हैं, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। पुरुषों की साक्षरता दर जो है ऑल ओवर तो आपका 74.04% है, लेकिन यहाँ से पूछ लिया जाएगा अलग अलग स्त्रियों की कितना है और पुरुषों की कितना है। तो पुरुषों को देखें तो ये 82.14% है, तथा महिला के साक्षरता दर जो है 65.46% है। केरल की बात करें साक्षरता दर तो 93.91% है साक्षरता दर के साथ। भारत में सबसे साक्षर राज्य के अंतर्गत आता है, जबकि 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो इसमें ध्यान देंगे, जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे, ये भी तथ्य को देखते चलेंगे। दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। यानी आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी जवाब होगा। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। लोकतंत्र आज विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी। अगला क्वेश्चन देखें, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, तो अमेरिका का खोज जो है ये किया था कौन? कोलंबस ने किया था। कौन किया था दोस्तों? कोलंबस ने किया था। आगे बात करेंगे डिस्कशन पर कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। वहीं पर देखें तो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किया था। कब? 1498 ईस्वी में किया था। आगे बात करें, मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसमता का प्रतिबंध नहीं है? तो दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे, त्रिभुज की ये भुजा ये भू लिखल है, तो भुजा कोण ये नहीं है। ठीक है, भुजा और भुजा कोण ये है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे? तो हिंद चीन में दोस्तों ये कौन सा देश शामिल थे? तो ये देश शामिल था कौन?
इसका आंसर होगा कौन, ए होगा। तो ध्यान देंगे आपका जवाब होगा कौन, ए, यानी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जो है 1950 के पहले हिंद चीन में क्या थे, शामिल थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ध्यान देंगे डिस्कशन की अगर बात करें 1950 में हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस देश क्या थे, शामिल थे। ऑप्शन ए, यानी वर्ष 1887 में फ्रांस ने हिंद चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश का आधिकारिक नाम हिंद चीन संघ रखा गया था। आगे दोस्तों अगर इंग्लिश की बात करें तो ध्यान देंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश डैश प्रेजेंट। तो यहाँ ध्यान देंगे इस तरह के अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो नाइदर, नॉर, आइदर और से, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त का डिस्कशन अगर देखें तो नाइदर, नॉर, आइदर और का वर्ब का प्रयोग वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसमें ध्यान देंगे और के साथ जो है वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी नाइदर, नॉर का सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉर का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वर्ब का प्रयोग भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है दोस्तों, तो MRI है, इसमें से और कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, बी आंसर होगा। चुंबकत्व पर आधारित अगर डिस्कशन देखें तो चुंबकत्व पर आधारित तकनीकी MRI किया जाता है। MRI का विस्तृत रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका उपयोग शरीर के अंगों को चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल दोस्तों ये लोकतंत्र में क्या है, आवश्यक है। किसमें, लोकतंत्र में। इसका देख लेते हैं डिस्कशन। कह रहा है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, यानी राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है और जरूरी है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों होना क्या है, जरूरी है, ये अति आवश्यक जरूरी है दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर चले 10 नंबर की ओर। तो ध्यान देंगे निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अब ये कह रहा है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो ये बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ये वन और रेगिस्तान और नदी ये प्राकृतिक परितंत्र है और ये बगीचा नहीं है। अगर बात करें डिस्कशन की तो कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डिस्कशन में ये यहाँ पे परितंत्र दो प्रकार के कारणों से बनता है, एक प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र जो होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा, मानव द्वारा। बगीचा मानव द्वारा निर्मित होता है, इसलिए प्राकृतिक परितंत्र नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने, ये दोस्तों आपका करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर को छोड़ देंगे हम लोग। करेंट अफेयर को वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश का भी फिर आ गया। तो इसमें ध्यान देंगे कि इफ़ ही डैश वी वुड गो, तो इसके अनुसार अगर वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें ऑप्शन आपका कौन होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसका डिस्कशन की देखें तो नीचे दिए गए वाक्यों में ऑप्शन सी आंसर होगा, लेकिन इसको ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। इफ़ प्लस सब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तब यहाँ पे होता है सब्जेक्ट वुड V1 का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपके सेंटेंस में था, ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वुड V1 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट टेंस पीछे लगेगा, यानी इफ़ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, V2 आएगा। तो V2 क्या होगा, V2 पास्ट टेंस होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला में चूज कह रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे प्रोटेस्ट का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, तो प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना। तो सेम मीनिंग हम लोगों को उसके यानी सिनोनिम्स खोजना है। तो सिनोनिम्स से आपका क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माना होता है विरोध करना या प्रतिरोध करना। ठीक है, यहाँ पे विरोध करना या रोकना होगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे
आपत्ति जताना भी इसका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसको, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया, साइरस एस पूनावाला को। अब इसका डिस्कशन देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का क्या होता है, बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे मैथ है, तो मैथ को हम लोग एक जगह टोटल मैथ को कलेक्ट करके पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे जीके जीएस और इंग्लिश पे। कह रहे हैं तारापुर केंद्र है। तो तारापुर काथी का केंद्र है दोस्तों, तो तारापुर केंद्र जो है आणविक शक्ति का केंद्र, आणविक शक्ति का केंद्र है तारापुर। तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेंगे। तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है तारापुर केंद्र का। और ये ध्यान रखेंगे इसका जो स्थापना जो है 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ध्यान देंगे। कह रहा है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जुगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है दोस्तों, तो मेरा ईश्वर जो है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। और इनकी अन्य रचनाएं जो है शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में आदि, ये सब इनके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसको भी देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, ये त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो इसमें जो है कौन थे, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें आपका इसका डिस्कशन से यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 24 दिसंबर 2019 को भारत के सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया था। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस जो स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत थे, ये ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो अनिल चौहान है, यानी CDS, इनको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो फणीश्वर नाथ द्वारा रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है दोस्तों, तो लाल पान की बेगम जो है, लाल पान की बेगम, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। इनकी कुछ और कृतियाँ जो इसमें है देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के से साहित्यकार थे। इन्होंने अपना उपन्यास मैला आंचल लिखा है, जिसमें बहुत ख्याति मिली थी इनके। इसके लिए पद्म श्री भी इनको क्या किया गया है, दिया गया है दोस्तों, दिया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान बेगम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ, और न्यूयॉर्क में। अब चलिए न्यूयॉर्क के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना के समय इसमें जो है 51 सदस्य देश थे।
वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना था, यानी भारत इसका संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य बना था, तो इसका बना था कब? 1945 को भारत यूएन का सदस्य बन गया था, अक्टूबर 1945 को। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैथ को हम लोग एक वीडियो में, मैथ का कमेंट में अगर बोलिएगा तो कमेंट में जो आपको बोलने के बाद आपको ये मैथ का वीडियो अलग कर दिया जाएगा, और आपको बिहार पुलिस में जैसे भी एग्ज़ाम के लिए आप चाहिएगा उसको वीडियो बनाकर मैथ को डाल दिया जाएगा, ताकि आपका मैथ क्लियर हो जाए। तो ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी में क्या होता है? पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त यानी आरबीसी में क्या होता है? पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है ना, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैथ दोस्तों, मैथ का वीडियो हम कहिएगा तो मैथ का वीडियो आपको चैप्टर वाइज हम अपलोड करेंगे। आपको जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस तरह के चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया जाएगा, और इंग्लिश का भी कहिएगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, बस कमेंट में आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगेगा आपको यूज़ करना है। करेगी द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, यानी 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। तो प्रीपोजिशन से संबंधित जो है डायरेक्शन दिखाने के लिए, दिशा से संबंधित चीज़ों को, गति को बताने के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो परागकणों एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से द्वारा होता है, यानी किस माध्यम से होता है? तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये होता है आपका सभी के माध्यम से, यानी वायु के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से भी होता है, कीट के माध्यम से भी होता है, और तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के माध्यम से होता है। थोड़ा इसका डिस्कशन देख लीजिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक यानी जाने में वायु, जल, कीट आदि माध्यम द्वारा होता है। किसी पौधों के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों की उसी पौधों के पुष्प के या दूसरे पौधों के पुष्प के वातिताग्र तक पहुंचना, ये परागण कहलाता है। यानी एक फूल से परागकण को दूसरे फूल तक, चाहे वायु के माध्यम से जाए, हवा के या जल के माध्यम से जाए, तो एक फूल से दूसरे फूल तक जब पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र जो है बदलता है। क्या बदलता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत जनित्र बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं पहले। विद्युत जनित्र क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को आपका किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है दोस्तों? बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, यानी तत्वों के आवर्ती सारणी के लिए इनका श्रेय दिया जाता है डी.आई. मेंडलीफ को। यानी मेंडलीफ जो है, अब मेंडलीफ के बारे में देखते हैं। कह रहे डी.आई. मेंडलीफ जो है तत्वों के आवर्ती सारणी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ के आवर्ती सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। ही स्पीक्स हिंदी। इसमें कह रहा है कि चूज करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस। वॉइस से यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो इसमें ध्यान देंगे। ही स्पीक्स हिंदी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। यानी पैसिव में जैसे है कि ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, तो हिंदी हो गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव में जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है। उसके बाद में इसका पैसिव में भी 3 यूज़ होगा, तो यहाँ पे स्पीक्स का स्पोकन हो गया। ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है बाय डोअर के रूप में ऐड हो जाता है, बाय हिम हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, वर्तमान बिहार विधानसभा
विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ध्यान देंगे तो ये है कौन, अवधेश नारायण। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था आपके एग्जाम में उस समय ये क्या है, अवधेश नारायण है। प्रश्नकाल के समय यानी विधान परिषद के अध्यक्ष नारायण सिंह थे। बिहार विधानसभा परिषद वर्तमान यानी आपका करेंट है, इसको ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको पता होगा ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कौन, ऑप्शन बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। इनके बारे में डिस्कशन भी देख लें। आनुवांशिकी का जनक जो है जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों को मूल गुणों को संचरण आनुवांशिकी कहलाता है। इसको भी ध्यान रखें। ग्रेगर जोहान मेंडल ने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो किस प्रकार के पौधों पर इसने परीक्षण किया था, तो ये मटर के पौधों पर परीक्षण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को देखें हम कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये शुरू हुआ था कब, जो है 1417 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान देंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, यहाँ पे आंसर आपका कौन होगा, बी होगा। कौन होगा, बी होगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। यह 4 वर्षों तक चला। 37 देश इसमें क्या किए थे, भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण थे क्या चीज़, कि राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के बिश्नोइया की राजधानी सेरोजेवा में 28 जून 1914 को हत्या की गई थी। तो उसी समय से प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914, इसमें आपका क्या होगा, जवाब होगा ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। ध्यान देंगे सी नहीं होगा, सी यहाँ से गलत से टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, हिंदी से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता का रेखांकित प्रतीक है। तो कहता है इसका रेखांकित प्रतीक क्या है दोस्तों, तो इसका क्या है, ये समाज होगा, समाज का। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, ये सभी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे 36 नंबर को। कह रहे निम्न में से कौन, जुलाई एक भी करेंट अफेयर है, इसको छोड़ दें तो क्या होगा, बेहतर रहेगा। करेंट बाद में कहिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिए तो वहाँ पे करेंट आपको दोस्तों दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है दोस्तों ये 1993 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। नहीं, ऑप्शन आपका कौन होगा, डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इंग्लिश आपको देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है इंग्लिश की अगर देखें तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, यानी दिया गया इसमें से ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सहारनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी पैसेज के अनुसार, पैसेज जो उसमें है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। पैसेज इसमें नहीं दिया है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों ये तारापुर में क्या किया गया था स्थापित। तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र में, वहाँ पे स्थापित किया गया था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से 1969 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब थोड़ा भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्रों के बारे में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रावतभाटा कहाँ है, राजस्थान में। कल्पकम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी जो है आपका बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला कहाँ है दोस्तों, बस्तर में। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। बेलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी प्रचुर मात्रा लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा जिले में
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह का खान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्वत मुख्यतः जो है दोस्तों, ये मुंडा जनजाति को मुंडा क्या करते हैं, मनाते हैं। इसका डिस्कशन देख लें। सरहुल पर्व मुख्यतः है मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड की क्या है, एक प्रमुख जनजाति है, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहे सरहुल पर्व और प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि झारखंड के मुंडा जनजाति है, वहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अमन फसल संबंधित। अमन फसल किससे संबंधित है दोस्तों? तो अमन फसल आपका धान से संबंधित है। किससे? धान से। अमन फसल धान से संबंधित है। औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें हैं। तो ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें अगले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग मैथ अगले एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, या कमेंट कीजिए, हम डीपली पढ़ा भी देंगे, ठीक है। और इंग्लिश का भी अगर कमेंट कीजिए तो डीपली पढ़ाया जाएगा आपको। तो दोस्तों ध्यान देंगे, 43 क्वेश्चन है। कह रहा है स्वयं की सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो सदस्यों के द्वारा क्या किए थे, निर्णय लिए जाते हैं। अगला इसमें देखें डिस्कशन, तो स्वायत्ता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, ये याद रखेंगे। स्वायत्ता समूह कुछ ऐसे लोग, एक अनधिकृत संघ होता है जो अपने रहन सहन की शिक्षा सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, विलोम युग्म है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी, गौरव लाघव, ये विलोम युग्म है, ठीक है। और ये सब क्या है, समानार्थी है, यानी पर्यायवाची है। अनादर निरादर यहाँ पे विलोम युग्म सही है। तो ये विलोम युग्म जो है गौरव लाघव, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी हो जाएगा इसके लिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, ये है कितना है दोस्तों? तो ये 75% पृथ्वी का कुल सतह जो पानी से क्या हुआ है, ढका हुआ है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ज़रूरी है। पृथ्वी की कुल सतह लगभग 75% पानी से क्या हुआ है, ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी कुल सतहों का लगभग 71% भूभाग जल है, और उत्तरी गोलार्ध में 61% है, दक्षिणी गोलार्ध में 81% है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी है रचना। तो एक कहानी यह भी है, यह रचना किसकी है? तो ये मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मनु भंडारी की। अगला क्वेश्चन है, तो ये मैथ का है, आगे बढ़ेंगे मैथ को, क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप कमेंट कीजिए कि मैथ के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन नहीं है? शिक्षा व प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये कौन है दोस्तों? तो ये शार्क होता है, असमतापी जंतु जो इसका हृदय। इसके डिस्कशन के देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है असमतापी जंतु शार्क हृदय की द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है असमतापी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसमें आ गया सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, मछलियाँ हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये कैसे लगते हैं दोस्तों? अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कृषि में जो है आपका क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में आपको मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं उसका। कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में ही बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे निम्न में से किसका बीज प्रोटीन व वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है। तो ये किसका स्रोत होता है दोस्तों, तो ये सोयाबीन जो होता है, जिसमें क्या मिलता है, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देख लेते हैं डिस्कशन जो है, सोयाबीन का बीज जो है प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, वसा 22%, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 3% अन्य घटक होते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन होगा कौन, संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर इसी के डिस्कशन थोड़ा देख लें, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही दी जाती है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। दोस्तों मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो ये वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित किसको करता है, त्याग देना हो तो किसको त्याग देगा, तो ये राष्ट्रपति को त्याग देता है। किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कार्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित व स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों तो ये नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अमेरिका के रंग भेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो कह रहे एक ये भी मैथ है, तो मैथ बाद में हम लोग देखेंगे। कह रहे पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज के संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई। कथक से संबंधित अन्य कलाकार लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, कृष्णा, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण आदि थे। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका जवाब होगा कि आपका हिंदी से क्वेश्चन है कि सरोज, पंकज और अरविंद, ये सभी किसके पर्यायवाची है। तो ये सभी पर्यायवाची है किसके, कमल के। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये मैथ का है। कह रहा है दाल का बहुवचन, ये भी हिंदी है। दाल का बहुवचन क्या होता है, तो दालें होता है। क्या होता है दोस्तों, दालें होता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी है मापक है। किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा के जो है धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल को ध्यान रखिएगा। तो इसमें डिटेल में जो है हड़प्पा धौलावीरा से स्थल से जलाशय का क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी एवं रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये आपका करेंट अफेयर से संबंधित है, तो शक्तिकांत दास होगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है,
कि आरबीआई का स्थापना के बारे में पूछ देता है तो ध्यान रखें 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है? तो नदी मुहाना कौन बनाती है इसमें? तो ध्यान रखेंगे ये नर्मदा नदी जो है नदी मुहाना बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है कौन? एस्चुअरी बनाने का काम करती है कौन? नर्मदा, यानी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसका मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी से। ये याद रखेंगे कि कहाँ से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से उत्पन्न होती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से, पर्वत श्रेणियों से ये अमरकंटक में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सब प्रमुख कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के लोग होते हैं। कौन होते हैं? भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 22 क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इसका डिटेल देख लेते हैं। तो बिहार दिवस मनाने का काम जो होता है कब किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये किया जाता है 22 मार्च को किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जवाब होगा। 22 मार्च 1912 में अंग्रेज ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए राज्य का गठन किया था। और वर्ष 2023 में बिहार दिवस के थीम क्या था? ये भी याद रखेंगे कि इसका थीम था क्या चीज़? युवा शक्ति। क्या था? युवा शक्ति। तो बिहार दिवस ये ध्यान रखेंगे 22 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित का लक्षण क्या है दोस्तों? तो ये शरीर का वजन जो है ये उपार्जित लक्षण है। शरीर का वजन उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लेमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण सततियों से सप्रस्थ होते हैं। उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होता रहता है। तो ये उपार्जित लक्षण शरीर के वजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे ये भी जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पैसे से है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि आपका कौन नहीं है दोस्तों? तो ये पशुपालन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्षेत्र कौन किस में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है ये ध्यान रखेंगे। कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पकड़ना आता है, खनन आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विद्युत उपकरण निर्माण और खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन और हस्तशिल्प उद्योग, ये सब क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक में आते हैं परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये ध्यान रखेंगे 100 साल पहले नाजी पार्टी की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है कौन? भारत में फैले हुए वन है। इसको डिस्कशन को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन कर है। वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहे हैं सुंदरी वृक्ष जो है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसके डिस्कशन को देखते हैं कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, लौड़ पादप समूहों के एक विविध समूह है जो ऑक्सीजन की कमी और उच्च लवणता और दैनिक ज्वारा अपलवन जैसी परिस्थितियों के बीच अस्तित्व बनाए रखता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बादल या कोहरा किस कुलाइडी निकाय का उदाहरण है दोस्तों? तो बादल और कोहरा जो है द्रव गैस में परिक्षिप्त ये बिलाइडी कणों का क्या है? उदाहरण है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है,
कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा दोस्तों। देखो प्रत्यय जो है उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो जहरीला कौन हो जाएगा, तो ये जहर प्लस ईला जोड़ के क्या बन जाता है, जहरीला बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण कार्य जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, तो ध्यान देंगे डिस्कशन को। कह रहा भारत संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। यह वित्तीय वर्ष सरकार के अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण होता है। बजट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इसे संसद में बजट सत्र प्रस्तुत करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है, सूर्य है, यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। तो इसमें आपका मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष नहीं थे। थोड़ा इसके डिटेल को देख लेते हैं, तो ध्यान देंगे मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, जिसमें 389 सदस्यों का निर्धारित किया गया था। भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या घटाकर 299 रह गई। मुस्लिम लीग 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होता है डैश वर्ग में आते हैं। तो ये आते हैं उत्पादक वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसमें है कह रहा है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। तो परख जो है ये करंट अफेयर से, छात्रों के सीखने का आकलन से है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो आपका सही जवाब होगा मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना है। किसके द्वारा, मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना है। जापान एशिया महाद्वीप की, थोड़ा डिस्कशन देख लीजिए। जापान एशिया महाद्वीप की क्या है, विकसित देश है, जो अपने देश के मानव संसाधन निवेश करते रहने से इस स्थिति में आ गया कि जापान 1868 में मेजिनी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो जित जोड़ इंद्रिय, ये जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो इसको ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से है। तो ये शतरंज होगा, किससे, शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, खर इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन एसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की होती है। किसकी पतली परत चढ़ाया जाता है, तो ये पतली परत चढ़ाया जाता है एसद लेपन में, किसका, जस्ता का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज करके भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, देखिएगा। कह रहे कि सेंट रविदास वाज अ डैश बाई प्रोफेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोबलर बाई प्रोफेशन, यानी संत रविदास जो है पेशा से क्या थे, कोबलर थे, यानी मोची थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। यानी अब यहाँ से आपको सेंटेंस दे दिया, सही क्या होगा, करे कि फाउंड मी स्लीपिंग, ये सही होगा।
फाउंड मी स्लिप ये गलत होगा, उसके बाद में फाउंड मी टू स्लिप ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन आपका एक सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कर उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को क्या करता है, जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। इसको थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे, ये बहुत क्या है, ज़रूरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कह रहा है भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा NH-44 भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से क्या करता है, जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव पूंजी में निवेश का जरिया है। तो मानव पूंजी में निवेश का जरिया क्या है दोस्तों, तो ये शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है मानव पूंजी में निवेश का जरिया। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों ये मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र याद रखेंगे CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। तो भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे, भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या होती है, तो ये अवधि जो होती है अक्टूबर नवंबर होती है। क्या होती है, अक्टूबर नवंबर। लौटते मानसून शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा कराते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली जूट मिल जो है कलकत्ता में कहाँ हो गई थी, स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे, थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। पर 1855 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता में रिसरा में स्थापित किया गया था। इसके जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित करवाया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट मिल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म वर्षा को क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। यहाँ हवाएं असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी भारत में नार्वेस्टर तथा पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। केरल के आसपास क्षेत्रों में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ऑप्शन इसका सी जवाब होगा, 1930 और दांडी यात्रा से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसका डिस्कशन को देख लेते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गया, शुरुआत हो गया। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो था ये आपका कौन था, स्टालिन था। कौन था, स्टालिन था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी था, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुई थी। लेनिन एक रूसी समाजवादी क्रांतिकारी था, राजनीतिज्ञ एवं सिद्धांतकार एवं तथा सोवियत संघ रूस का प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। कौन, लेनिन। इस पे ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। तो भारत जो है ये आपका विकासशील श्रेणी के देश के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। अगला इसमें डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित होते हैं और विकसित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की विकास और तेजी की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये आपका 2022 में जो हुए एग्ज़ाम है इनका हम लोग डिस्कशन देखें। अगर चाहते इस तरह के डिस्कशन देखना, अगर मैथ चाहते हैं तो मैथ डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप, या डीपली पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर चाहिए मैथ पढ़ना
या इंग्लिश पढ़ना, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हिंदी के लिए ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, आप जो भी कमेंट कीजिएगा सबका तैयारी कराया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।